अगर आप दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो पिछले 70 सालों में शायद ही कोई ऐसा दशक बीता हो जब अमेरिकी सेना किसी दूसरे देश की धरती पर युद्ध ना लड़ रही हो। इस दौरान अमेरिका में एफडीआर से लेकर ट्रम्प का दौर रहा, यूएसएसआर के खात्मे से लेकर चाइना का उभार तक जैसे कई बड़े बदलाव वैश्विक राजनीति में सामने आए। लेकिन अमेरिका की युद्ध की रणनीति या फिर कहें तो वॉर ऑफ बिजनेस इन पूरे दशकों में कभी नहीं बदला। वियतनाम, इराक, लीबिया या फिर वेनेजुएला जैसे देशों में अमेरिका ने डेमोक्रेसी बचाने, आतंकवाद खत्म करने या फिर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सालों साल तक युद्ध लड़े। लेकिन क्या अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं या फिर ये एक बिजनेस रणनीति है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर टिकी है और कैसे इस संसाधनों की जंग में दुनिया भर के देशों को 25-25 सालों के अंधेरे में धकेल दिया है। शुरुआत करते हैं वॉर की इस रणनीति को समझने के लिए। युद्ध के इस व्यापार को समझने के लिए हमें 1961 में वापस जाना होगा। उस समय अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति रहे आइजनहोवर, जो खुद एक महान सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने अपने एक विदाई भाषण में दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के भीतर एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जो भविष्य में दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकता है। आइजनहोवर के मुताबिक इस गठबंधन में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, यूएस मिलिट्री और राजनेता शामिल हैं। उनका मानना था कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रायटन राजनेताओं को करोड़ों का चंदा देती हैं। बदले में राजनेता भारी भरकम डिफेंस बजट पास करते हैं। ये पैसा फिर हथियार खरीदने के लिए इन्हीं कंपनीज के पास जाता है। अब इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए एक दुश्मन की तलाश होती है। अब जब तक दुनिया में डर और युद्ध रहेगा, ये पैसा बहुत बढ़ता रहेगा, ये पैसा बहता भी रहेगा। इसे ही वॉर फॉर प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन अमेरिका की इस वॉर इकोनॉमिक का सेंटर नेचुरल रिसोर्सेज रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी किसी गरीब देश पर आक्रमण नहीं किया है। उनका निशाना हमेशा वो देश रहे हैं जिनके पास या तो नेचुरल रिसोर्सेज रहे या फिर रणनीतिक रूप से उनकी ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण थी। अब इस रणनीति के पीछे वजह है यूएस का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। 20वीं सदी के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर पर टिकी है। इराक पर 2003 का हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। दुनिया को बताया गया है कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कभी नहीं मिले। लेकिन इस वॉर के पीछे असली मकसद था इराक के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना। सद्दाम हुसैन वही डिक्टेटर थे जिन्होंने क्रूड ट्रेड डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करने की पेशकश की थी। इराक के अलावा हाल ही में वेनेजुएला में भी तेल पर कंट्रोल के लिए जनवरी के महीने में हमला किया गया था। लेकिन अमेरिका के लिए संसाधनों का मतलब सिर्फ तेल नहीं है। अमेरिका उन देशों में भी दखल देता है जहाँ मिनरल्स भी होते हैं या फिर कई बार व्यापारिक रास्ते भी होते हैं। पनामा से लेकर लीबिया तक अमेरिका ने उन सरकारों को हटाया जिन्होंने अपनी नेचुरल वेल्थ को अपना हक माना और अमेरिका की कंपनी को मुनाफा देने से मना किया। अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो सैन्य हस्तक्षेप के वजह से अक्सर ऐसी रणनीतियां लागू की जाती हैं या उन देशों में ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं जो अमेरिका की एमएनसी के लिए अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाती है। यानी जहां तक इन कंपनीज की पहुंच नहीं है, वो वॉर के बाद और भी ज्यादा मजबूत होती है। इसे आप इराक के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। 2003 के आक्रमण के बाद इराक की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदल दिया गया। इसे शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इस वॉर के बाद हैलिबर्टन, बीचेल और एक्सिन मोबाइल जैसी कंपनीज के तेल क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अरबों डॉलर के ठेके मिले। कुछ इसी तरह वेनेजुएला में भी पिछले दिनों हमने देखा इन्वेजन के बाद शेवॉन जैसी कंपनीज के बिजनेस प्रोस्पेक्ट बेहद ज्यादा मजबूत हुए, क्योंकि वेनेजुएला में तेल था। इन तेल कंपनीज को एक ऐसा देश चाहिए था जहां पर इनका कारोबारी हित मजबूत रहे, इनका मुनाफा बढ़ सके। लेकिन जिन देशों में अमेरिका ने हमले किए या फिर अपना वॉर ऑफ बिजनेस चलाया, उसमें सबसे दिलचस्प किस्सा साउथ अमेरिका के देश ग्वाटेमाला का है। ग्वाटेमाला का मिलिट्री इन्वेजन 1954 में हुआ था। दरअसल 1954 में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की खाली पड़ी जमीन को स्थानीय किसानों में बांटने की सरकार ने कोशिश की थी। अब लोकल सरकार के खिलाफ कंपनी के दबाव में सीआईए ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस में तख्ता पलट कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशी निवेश के लिए फिर उसके बाद ग्वाटेमाला में नियम बेहद आसान बन गए। इस कंपनी का प्रवेश वहां पे बेहद आसान हुआ। यानी यूएस के लिए मतलब बिल्कुल साफ था, जहां पर उनके बिजनेस इंटरेस्ट होंगे उस देश को तबाह और बर्बाद करने में यूएस आर्मी या फिर सीआईए कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इस वॉर बिजनेस का एक और पहलू भी है।
दरअसल जिन देशों में अमेरिका ने आक्रमण किया, उनकी हालात अगले कुछ सालों में या फिर कहें तो अगले कुछ दशकों में बेहद खराब भी रहे। अमेरिका ने आक्रमण तो किए, लेकिन वो हमेशा जीत नहीं पाए। अक्सर वह एक देश को तबाह कर वहां से निकल गए और पीछे छोड़ जाते हैं 25 से 30 साल का दर्द, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा था। सबसे पहले वियतनाम का एग्जाम्पल लेते हैं। 1950 से 1970 के दशक के बीच अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने के नाम पर वियतनाम को नर्क बना दिया था। उस दौरान दशकों तक चले वियतनामी लोगों के जज्बे और छापामारी युद्ध के कारण दुनिया की सबसे आधुनिक सेना ने भी वियतनाम के सामने घुटने टेक दिए थे। 1975 में अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, अमेरिका को वो देश छोड़ना पड़ा था। वियतनाम में अमेरिका ने वहां एजेंट ऑरेंज जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया था। इसका नुकसान वहां पर बेहद घातक रहा। आज भी वियतनाम में बच्चे विकलांग होते हैं। ये वजह अमेरिका के उस ऑपरेशन की वजह से ही है, जिसका खामियाजा आज तक वियतनाम भुगत रहा है। युद्ध के बाद वियतनाम को गरीबी और प्रतिबंधों से उभरने में करीब करीब 30 साल लग गए थे। अफगानिस्तान का उदाहरण भी कुछ ऐसे ही है। अफगानिस्तान में 2001 में अलकायदा को खत्म करने के नाम पर युद्ध शुरू हुआ। 2021 तक ये युद्ध वहां चला। अमेरिकी लोगों का $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करने के बाद भी अमेरिका तालिबान को वहां से हटाने में नाकामयाब रहा और रातों रात अपनी सेना 2021 के बाद हटा ली गई। अब आते हैं इसके एक और पहलू पर। क्या इन वॉर्स को यूएस जैसे डेमोक्रेटिकली अवेयर देश में विरोध नहीं झेलना पड़ता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पूरे मैकेनिज्म के तरह काम करता है। युद्ध का व्यापार केवल गोलियों से नहीं चलता है, बल्कि एक विचारों से लड़ा जाता है। अमेरिका का मीडिया और हॉलीवुड वॉर को ग्लोरीफाई करता है। फिल्मों में अमेरिकी सैनिक को हमेशा एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा अमेरिकी जनता को ये समझाने के लिए जरूरी रहा कि उनके टैक्स का पैसा केवल बम पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फायदा अमेरिका को भी हो रहा है। ओवरऑल देखें तो बिजनेस ऑफ वॉर का एक ऐसा फिनोमिना है या फिर अमेरिका का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, जहाँ एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरी युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ईरान से लड़ाई के बाद अब अपना अगला टारगेट क्यूबा को मान रहा है, क्योंकि अगर दुनिया शांत हो गई, हथियारों के फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे और शेयर बाजार गिर जाएगा, तो इन वॉर में सिर्फ कंपनीज ही जीतती हैं। असल में लोग और उन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।